हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बिगिनर सीरीज़ में मैं कफ़ील अहमद आपका दोस्त वेलकम करता हूँ आपका। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस तीसरे चैप्टर में बहुत सारे दो टॉपिक्स किए, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे, इसके बाद वेलोसिटी देखे। आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड इस टॉपिक को कवर करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक्सेलरेशन ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए, तो ही जाकर हम जब आगे बढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात करेंगे, वहीं पर हमें एक्सेलरेशन के भी काम पड़ने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन को लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और वो बहुत मेजर गलतियाँ कर जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इसको लेकर कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारी इस बिगिनर सीरीज़ में एक्सेलरेशन की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ हमने इन दोनों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने देखा ये होता है स्पीड, और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी हम कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ तो देख ली है। अब एक सिनेरियो की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए कि आप इस पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो इस पाथ पर जो है तो वो ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर उसके, अगर यहाँ से उसने शुरुआत किया और यहाँ पर 5 सेकंड हो गए, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 3 सेकंड, ओके। और अगेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पर आए जब हम, तो यहाँ पर 10 सेकंड हो गए, और 10 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ है, एक है टाइम, इसके एक है वेलोसिटी, और इसके साथ है डिस्टेंस। अब आप पूछेंगे सर डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी बहुत विजिबल है, लेकिन आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ जाना चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटरवल में यहाँ पर हम देखें कि वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 7 हुई। तो ये 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर वेलोसिटी में चेंज जो आया वो 4 मीटर पर सेकंड का आया। तो दोस्तों, ये जो चेंज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक अलग क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेलोसिटी है, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये बात नोटिस कर लीजिए, वेलोसिटी में चेंजेस टाइम के साथ, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम चेंज की बात करते हैं, तो चेंज की बात हम जब करते हैं तो चेंज में क्या आता है, चेंज में आता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज आ रहा है, ये टाइम इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा टी। तो यहाँ पर चेंज जैसे हम कहते हैं तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमें इसका ये फॉर्मूला भी गिवन है, और ये देखो, ये चेंज
बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला उसका ध्यान में रहना चाहिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन जो रहने वाली है, इसकी डायरेक्शन जो रहेंगी वो किधर रहेंगी, इसमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के चेंज होने का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन करेगा। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इधर नहीं रहेगी। इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, तो चेंज का जो डायरेक्शन रहेगा, अगर जैसे यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन इधर था और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, मतलब चेंज इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो चेंज जैसे इस डायरेक्शन में आ रहा था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 7 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर आकर उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड ये ज़्यादा है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड ये कम है। इसका मतलब चेंज आया कि नहीं आया, और चेंज क्या आया, यहाँ पर अगर आप इसको वैल्यू फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हो जाएगा v फाइनल जो है 4 है और v इनिशियल 7 है, तो यहाँ पर आपको माइनस वैल्यू मिलने वाली होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा फिर नेगेटिव रहेगा। इसको एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए, और वो पॉइंट ये है कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग the direction of change in velocity, not in the direction of velocity, not in the direction of velocity। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका जो चेंज रहने वाला है उसी की डायरेक्शन रहेंगी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो टाइम हमने यहाँ से स्टार्ट किए देखना ये था 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड पे हम देखेंगे, मतलब 15 सेकंड अगर ये है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या गिवन है हमको, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं हम, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल हमको क्या दिया है 25 मीटर, तो ये होगा 25, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर v इनिशियल हमको क्या दिया है 15, ये होगा 15। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल हमको क्या दिया है 10 to 15, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 t2 माइनस t1, ये डेल्टा टी क्या है, अगर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं तो t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये t2 है फाइनल वेलोसिटी के लिए, टाइम t2 15 है और ये माइनस 10। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप पूछ रहे हो कि स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके जो यूनिट हम निकालेंगे, अभी निकालेंगे, और डायमेंशन भी, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं हर सेकंड में, देखो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ना टाइम की बात कर रहा हूँ ना डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, तो हर सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि 2 मीटर पर सेकंड ये होता है, ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हर टाइम इंटरवल, हर सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अगर ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो इस इंटरवल के अंदर इसकी स्पीड में जो चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे वो 2 मीटर का रहने वाला है। यानी यहाँ पर 15 थी, तो अब यहाँ पर ये इंटरवल के अंदर कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएंगी वो 17, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 19, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 21, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 23 और यहाँ पर 25। तो ये है एक्सेलरेशन। अब अगर देखो यहाँ पर हम क्या करें, मैंने जो केस आपको बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो
डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जिधर चेंज होगी उधर रहने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 25 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर लिख दूँ 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है, ये मिल जाएंगे। यहाँ पर वी इनिशियल क्या है, वी फाइनल क्या है 15, वी इनिशियल क्या है 25 और टाइम इंटरवल कितना है 15 - 10। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ये 15 - 10 5 मिलने वाला। तो अगेन हमको क्या मिलेगा ऊपर -10/5, तो ये मिलेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स, ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन आप देख रहे हो यहाँ पर नेगेटिव में मिला, यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले केस के अंदर जो हमने निकाले यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन जो था वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलॉन्ग था, बराबर पॉजिटिव था इसका मतलब। और दूसरे केस के अंदर एक्सेलरेशन जो था वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट था, वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट था। तो ये केसेस आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये बात का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन जो रहेगा एक्सेलरेशन का वो चेंज इन वेलोसिटी में रहेगा, वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं रहेगा। चेंज जो हो रही वेलोसिटी उस डायरेक्शन के अंदर रहने वाला है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में है, बराबर। तो इस तरह से आप इसको समझना। अब देखो इसके यूनिट्स पर अगर हम बात करें और डायमेंशन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको डायमेंशन और यूनिट पहले ही चैप्टर है उस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमको गिवन है ΔV/ΔT, ΔV/ΔT। तो ΔV यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, हम जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन है m0 L1 T⁻⁻1 और यहाँ पर टाइम का डायमेंशन क्या है, वो है t। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा m0 L1 T⁻²। और यहीं से आप इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया, ये डायमेंशन है और ये इसके यूनिट्स। तो इस तरह आपको ये समझना है। एक और पॉइंट है आपको समझना है और वो ये है कि हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप फोर्स जिस डायरेक्शन में, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसमें हमको काम में आएगा। मैं जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ समझाऊंगा तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको काम में आएगा और आगे भी काम आती रहेगा। तो आप ये रिलेशन समझ सको फोर्स और एक्सेलरेशन का। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो यहाँ पर है, अगर मैं उसको इधर पुश करता हूँ तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन किधर लगने वाला है, बिल्कुल इधर लगने वाला है। तो इसका मतलब ये कि फोर्स एक्सेलरेशन को जनरेट करता है, फोर्स एक्सेलरेशन को जनरेट करता है। आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे एक्सेलरेशन भी उधर रहने वाला है। आई होप कि ये पॉइंट और ये रिलेशन आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, इसके और डिटेलिंग समझते हैं, इसके और पॉइंट्स को समझते हैं, जिससे हमको इसका और फंडा क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये सब चीज़ें और सब पॉइंट्स हमें काम में आते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन को लेकर। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशंस और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल से वो क्लियर ही नहीं होगी, आप बड़े बड़े मेजर गलतियाँ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। अगर ऑब्जेक्ट का हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट्स इट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये केस तभी पॉसिबल है जब हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है। ध्यान में रखिए इस बात को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है। अब इस पॉइंट को मैं इलैबोरेट करता हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहे हैं हम, पीछे नहीं आ रहे हैं, आगे जाने की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में जब हम मोशन करेंगे तो वेलोसिटी का हमारा एक्सेलरेशन का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारा चेंज होने चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल रहेगा जब हम मोशन स्ट्रेट लाइन में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना यहाँ पर एक डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो ही ये केस पॉसिबल है कि ना हमारा डायरेक्शन चेंज होगा ना ही हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर एक और केस है, यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ़ पॉसिबल ओनली इफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। तो पैराबोलिक क्या होती है, पैराबोलिक हम जानते हैं कि मोशन इस तरीके से जो होती है इसको हम कहते हैं पैराबोलिक मोशन।
तो यहाँ पर भी आपका जो आपका एक्सेलरेशन रहने वाला है वो यूनिफॉर्म रहने वाला है। अब कैसे आप पूछेंगे, तो देखो यहाँ से जैसे आप थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका ये रहने वाला है। इसके बाद हमेशा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वो एक्सेलरेशन जो रहेगा आपको जी रहेगा नीचे की तरफ हर पॉइंट पे ए इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पर भी हर पॉइंट पे ए इज इक्वल्स टू जी, ये रहने वाला। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस कब पॉसिबल है, तभी जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, दूसरा या फिर पैराबोलिक हो रही है। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लोर और करेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, जब और अच्छे से उसको हम क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट है व्हेन पार्टिकल, अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसके अंदर के जो सब पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड। व्हेन पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी पार्टिकल है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो रहने वाला है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि देखो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेंगी यहाँ पर भी वही वेलोसिटी रहेंगी। तो जैसे ही हम लिखने जाएंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये वी फाइनल भी सेम है, वी इनिशियल भी सेम है, तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है आपका, जीरो। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब तीसरा पॉइंट हमको दिया है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये पॉइंट है, फिर इसको फर्दर इसको और इलेबोरेट किया गया मतलब इसको कंसाइज किया गया, शॉर्ट में लिखा गया। तो कोई भी पार्टिकल है अगर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम है, वो बदल नहीं रहा है, वो यूनिफॉर्म है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहना चाहिए। यही सेम केस आपको ध्यान में रहना है। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान में रहने चाहिए, और वो ये है कि सर्कल जो होता है, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ पर अगर मैं अलग से लिखूँ शॉर्ट में, तो ये अगर सर्कल है तो याद रखना सर्कल के हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है तो चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर हम ये भी सोच लें कि इसकी जो स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप कोई सर्कुलर ट्रैक पे अगर आपने गाड़ी चलाई है तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप गाड़ी का हैंडल टेढ़ा नहीं करते या बाइक पे बैठते हुए टिल्ट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा, फॉर एग्जांपल यहाँ चल रहे हो और गाड़ी का हैंडल आपने अगर इधर नहीं क्रॉस किया या फिर इधर नहीं घुमाया, तो आप पॉसिबल क्या ऐसा ही होगा, आप सीधे झाड़ियों में चले जाएंगे, आगे जो कुछ भी होगा आप उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पे इस तरीके से ये क्या होंगे, अगर इस पॉइंट पे मैं उतारूँ तो हर पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो आप जैसे चलते रहे तो आपको डायरेक्शन हमेशा आपकी सर्कुलर ट्रैक पे चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सर्कल पर या फिर सर्कुलर ट्रैक पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग रहती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग रहती है। अब जैसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में दोनों में से कोई एक चेंज होता है तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, दैट्स इट। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये भी कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में होंगी तभी जाकर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा और आपका एक्सेलरेशन जीरो रहने वाला है। इफ द पार्टिकल इज जीरो एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन नीड नॉट बी जीरो एट दैट इंस्टेंट इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एट द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉइंट। तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि कोई इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब यही नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो रहने वाला है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे, तो देखो ऐसा कब होता है, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए उतारूँ तो जैसे अगर आपने यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर गया। अब देखो यहाँ पर ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। किधर भी पॉइंट पर, यहाँ पर भी नीचे, हर जगह नीचे काम करे। तो यहाँ पर जाकर एक पॉइंट पर आकर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने थ्रो किया वो रुक जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। तो जहाँ पर आकर ही रुकेगा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करने वाला। तो ये पॉइंट का ये मतलब है, इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या देखे थे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों में से कोई एक या फिर बोथ चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ध्यान से सुनना, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग मोशन। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी अलग अलग है, अगर हमने एक इंटरवल ऑफ टाइम में लिए तो वहाँ पर वेलोसिटी अलग आ रही है, दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही है, उसके अंदर हमने देखे वेलोसिटी अलग आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपके लिए इसको बताऊँ, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये इंटरवल ऑफ टाइम में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इस इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, ओके, और यहाँ पर टाइम इंटरवल हमने दिया 2 सेकंड्स। यहाँ पर अगेन 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है हमारा वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में आपने देखा होगा कि चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको हम कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वेलोसिटीज़ है। और इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है या पैराबोलिक मोशन में होती है। ओके, वहाँ पर सेम वेलोसिटीज़ होती है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस नहीं आता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटीज़ होती है। तो ये फ़र्क आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर उसकी होती है, मतलब स्पीड के अंदर जैसे यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जब कभी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है, ध्यान से सुनिए, स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, वो नॉन ज़ीरो रहेगा हमेशा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन विच ओपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं। जैसे वेलोसिटी या फिर जो मोशन हो रही है उसकी डायरेक्शन इधर है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और आपका एक्सेलरेशन अगर इधर लग रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकिल चला रहा था, आपने उसको फोर्स लगाया इसका मतलब एक्सेलरेशन दिए, एक्सेलरेट करे, तो आपने उसको धक्का दिए, तो जो स्पीड से वो चल रहा था उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, उसी डायरेक्शन में अगर आपने उसको धक्का दिए तो उसका क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएंगी। ओके, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि अगर वो साइकिल उधर से लेके आ रहा है, अब मैं उसको इधर से रोक रहा हूँ, तो किधर से फोर्स लगा रहा हूँ मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, इसलिए बता दी कि आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए। तो अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, उधर से उसकी साइकिल आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर से अगर वो साइकिल आ रही है, उसकी वेलोसिटी या फिर मोशन की डायरेक्शन इधर है, और मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन लगाता हूँ, ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यानी इधर से एक्सेलरेट उसको कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आएगी, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, वो स्लो डाउन होगी या फिर वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। उसके डायरेक्शन चेंज होने की नहीं बात करें हम, पहले वो मुझे इधर धकेलेंगी, हम उसकी बात करें, अभी चेंज नहीं होगी कि मैं उसको उधर पीछे ढकेलते जा रहा हूँ, मैं उसको रोक रहा हूँ अब। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं वेलोसिटी या फिर मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट काम कर रहा हूँ और उसको रोक रहा हूँ, या फिर उसमें चेंजेस आ रहे हैं मेरी वजह से, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बात को ध्यान रखना। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, ये रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन विच ओपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अक्सर स्टूडेंट इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि गलत बात है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम होने वाली है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज हो गया। अभी याद रखना, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अब देखो,
हम हमेशा जानते हैं कि हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो डायरेक्शन कैसे होते हैं, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसकी तारीफ ये जो होती है एक्स डायरेक्शन, इसको हम कह सकते हैं अगर ये एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव। अब देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है और मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अगर इधर हो जाए, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहने वाले, क्या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है क्या? यही नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन नहीं होता। रिटार्डेशन तभी होगा जब हम कह सकते हैं कि वो मोशन को या फिर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट काम करने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट कर रहा हूँ, रिटार्डेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। रिटार्डेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये पॉइंट दिमाग में फिट कर लो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ रही है और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो भी रिटार्डेशन है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है जैसे यहाँ पर, तो इस केस के अंदर भी रिटार्डेशन है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आई होप कि आपको मैं ये क्लियर कर दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। साइन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी की जो साइन रहेंगी, इधर जा रही तो पॉजिटिव, इधर आ रही तो नेगेटिव, ऊपर जा रही तो पॉजिटिव, नीचे आ रही तो नेगेटिव। रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये देखो बहुत ध्यान से सुनिए, जब मोशन जो होता है, मोशन का जो डायरेक्शन होता है तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चल जाता है। जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव तो आप कह देंगे कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड। अगर मैं जैसे कहूँगा नेगेटिव तो आप कह देंगे मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो इससे आपको कैसे समझ में आ रहा है, मोशन की डायरेक्शन समझ में आ रही है। लेकिन बट साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो साइन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही शो करेगा। यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर से साइकिल आ रही थी, मैं उसको रोक रहा था तो साइकिल पहले मुझे पीछे पुश करेगी, उसकी डायरेक्शन तो इधर ही है ना, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है, मैं उसकी वेलोसिटी फिर उसकी मोशन को रोक रहा हूँ। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है, साइन जो होती है वो एक्सेलरेशन की साइन को शो करती है, मोशन की साइन को शो नहीं करती। मोशन इसी डायरेक्शन में हो रही है साइकिल की, मैं उसे बस अपोज कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोशन उस साइड, उस जानिब हो रहा है, उसकी तरफ हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ केसेस है जो इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डेफिनेशन रह गई है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या, क्योंकि इस पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। जनरली इस पर एग्जाम्पल तो नहीं पूछते, लेकिन इस पर यूज़ जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर इसके अलावा जो हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट काम आने वाले। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो टोटल चेंज जो वेलोसिटी होगा टू द टोटल टाइम टेकन, उस चेंज का जो जितना टाइम लगा उसको हम कह सकते हैं, उसका रेशियो जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेक्टर ए यहाँ पर हमने लिखा हो एक्सेलरेशन के लिए, ए एवरेज सफिक्स में लिखा हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जैसे हम चेंज की बात करते हैं तो वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको और V1 V2 के फॉर्म में लिखेंगे तो V2 ये फाइनल वेलोसिटी है और V1 इनिशियल वेलोसिटी है, T2 ये फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम है, T1 इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम है। अब कुछ केसेस देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं केसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है, तो हम कह सकते हैं देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ V इंक्रीजेस, और यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो यहां पर मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहने वाला है। कब, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। अब दूसरा केस, यहाँ पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम इसको कह सकते हैं इधर है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। इसको ऐसा समझो कि ये रिटार्डेशन का केस है। मतलब आप अगर बाइक चला रहे तो बाइक का अपने आपके हाथ में जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेटर होता है, बराबर।
वो एक्सेलरेटर मतलब वो वेलोसिटी के लिए, मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। आपका जो ब्रेक होता है उसको आप रिटार्डेशन समझ लो। जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है क्या? आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है क्या? नहीं हो सकती ना। उसी डायरेक्शन में आप चलने वाले, बस आप क्या होंगे, आप स्लो डाउन हो जाएंगे। तो अगर एक्सेलरेशन, तो ब्रेकर क्या है? रिटार्डेशन है। ब्रेकर क्या है? रिटार्डेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मत बोलना, रिटार्डेशन है। वो आपकी वेलोसिटी को ओपोज कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। अब तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस ये है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ओके, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 90 डिग्री पे, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर 90 डिग्री पे, तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर ये होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन चेंजेस। बट डायरेक्शन चेंजेस। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी इधर जा रही है, मतलब अगर आपने क्या करें, इधर से फोर्स अप्लाई की किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होने वाला है? आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो एक्सेलरेशन अगर इस तरीके से रहेगा यहाँ पर, तो हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब एक लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में अगर हम देखेंगे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो आप देख रहे होंगे एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा ए कॉस, अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, और इसके यहाँ पर जो एक कंपोनेंट आएंगे वो आएगा ए साइन थीटा। तो देखो ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वी इंक्रीजेस ड्यू टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पर डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू ए साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केसेस है जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ए कॉस थीटा ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ए कॉस थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और ए साइन थीटा डायरेक्शन को चेंज करने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया। चलिए एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 18 किलोमीटर पर सेकंड आप कह सकते हैं इसको, 18 किलोमीटर पर सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इस एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए एवरेज जो होता है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ पर वी इनिशियल हमको क्या दिया है? वी इनिशियल हम देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो वी इनिशियल क्या हो गया? जीरो। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो टाइम भी क्या रहने वाला है? T1 आपका क्या रहेगा? जीरो। अब देखो T2 मतलब यहाँ पर उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, T2 इज इक्वल टू कितना है वहाँ पर? 2 सेकंड्स है। इसके बाद हम देखेंगे अगर तो इसकी वी फाइनल, फाइनल क्या है वेलोसिटी? वी फाइनल है 18 किलोमीटर पर सेकंड। आप चाहे तो 18 किलोमीटर भी रख सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू किलोमीटर का मीटर में करने जाएंगे तो ये होता है 1000। 18 किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं हो सकता, ये पर आवर हो सकता है। इसको 18 मीटर ही रहने दो, 18 मीटर रहने देते इसको, काहे को इतनी दिक्कत कर। 18 मीटर और अगर नहीं जम रहा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 8 मीटर पर सेकंड भी अगर हम रखेंगे, इससे एग्जांपल से हमको समझना है। वैसे सिंपली ये इजी एग्जांपल मैंने लिया हो। तो 8 मीटर पर सेकंड अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वी फाइनल कितनी दी है हमको? 8। वी इनिशियल कितनी दी है? 0। वी टी फाइनल कितना दिया है? 2। टी इनिशियल कितना दिया है? 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8/2, तो ये हमको मिलने वाला है 4 मीटर पर सेकंड। और सेकंड नहीं आएगा यहाँ पर, ये सेकंड स्क्वायर आने वाला है क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं।
तो एक्सेलरेशन जो हमको मिला एवरेज एक्सेलरेशन हमको मिला 4 मीटर पर सेकंड्स। तो आई होप कि आपके एग्जांपल समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमें दी है, ये थोड़ी सी टफ है, चलिए देखते से सॉल्व कर दें। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्पीड हमको दी हुई थी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर रेडियस दिया हमें एक सर्कुलर पाथ का और स्पीड हमें दिया 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर अगर एक सर्कल हम लेंगे, एक सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल इस पर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी है तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसको अच्छे से कैसे उतारेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल है। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 5 मीटर का, मतलब रेडियस इसका 5 मीटर। अब क्या हो रहा है कि वो जब आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इसमें हमको बताना है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है। तो देखो, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी चाहे शुरुआत कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ये बात ध्यान में रख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। अब आप सोच रहे होंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम नहीं, टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर तो हमें वेलोसिटी पूछ रहा है, ओके, और यहाँ पर हमको स्पीड दिया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पर हमें स्पीड दिया है और यहाँ पर हमें वेलोसिटी दिया है। तो देखो, यहाँ पर जब आप सर्कल में देखेंगे तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि सर्कल के हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड ये है तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, मतलब सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायरेक्शन जो रहेंगी वो इधर रहेंगी, ठीक है। अगर जो डायरेक्शन यहाँ पर रहेंगे, अगर वो ऐसी मोशन कर रहा है तो जैसे वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट उतारूँ, देखो आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो हर पॉइंट पर टेंजेंट उतारते जाओ, हर पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन मालूम करना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट उतारते जाओ, यहाँ पर एक टेंजेंट उतारो, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब देखो, अगर इस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन और ये होती है वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम जो डायरेक्शन शो करते हैं वो होती है आई कैप, और वाई के लिए वाई डायरेक्शन के लिए जो होती है वो होती है जे कैप। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव आई कैप रहने वाली है, मतलब 5 आई कैप, ठीक है। अब जैसे वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस मतलब यहाँ पर वो आ रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है इस डायरेक्शन में अगर वो है तो -5 आई कैप। एक्स डायरेक्शन ही रहेंगे क्योंकि इधर की जानिब है तो माइनस रहने वाला। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जब कंप्लीट किया उसने, तो हमको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, इसका एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो, v इनिशियल हमको मिल गई, वो है ये v इनिशियल। अब v फाइनल हमको मिल गई, वो है v फाइनल ये। तो बस यहाँ पर लिख लो, और टाइम भी हमको दे दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया है, टाइम हमको नहीं दिया, टाइम हमको निकालना है। चलिए ठीक है, टाइम निकालते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ से टाइम जब भी आप निकालते हैं तो टाइम आपको वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं निकालना है, टाइम हमेशा आपको स्पीड के इसमें निकालना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं आ रहे, आप ऐसा आ रहे। तो इसके लिए जितना टाइम लग रहा उसको आप डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से, सॉरी वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे उस टाइम से, तो ही आपको वेलोसिटी मिलेगा। वरना अगर आप यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकालेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? तो हमने देखा था, हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, मैंने बोला था थोड़ा सा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस कुछ नहीं, बाकी सब इजी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमको टाइम अगर मालूम करना है, तो टाइम तो हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू, अगर v इनिशियल है यहाँ पर, इसके लिए टाइम, तो यहाँ पर वो आ रहा है तो इसके लिए टाइम क्या लगेगा। तो देखो, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया।
अब इसका टोटल सरकमफरेंस को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 2πr। ये पूरा सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr, उसको डिवाइड कर दो, आधा कर दो 2 से, तो ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 5 इंटू पाई इंटू 5। ये r क्या है यहाँ पर हमको 5 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। अब डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, पाई इंटू 5। अब स्पीड को इधर लेके आ जाएंगे हम, ये स्पीड है, तो यहाँ पर पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी हमको दिया है 5 मीटर। ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमको टाइम कितना मिला, पाई मिला। टाइम हमको कितना मिला, पाई मिला। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। वी फाइनल कितना है हमको, वी फाइनल दिया है -5i कैप। वी इनिशियल कितना दिया है, ये माइनस की साइन, और ये दिया है 5i कैप, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है पाई। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा -10i कैप डिवाइडेड बाय पाई। अब जैसे ही आप मैग्नीट्यूड उसका लेने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हट जाएगा और ये डायरेक्शन भी हट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10/पाई। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। आई होप कि आपको एग्जांपल अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे लिए इतना ही। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैंने समझा, जो ज़रूरी है वो आपको बताता चलूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जैसा वादा किया था कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आई होप उससे पहले कि आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर देख चुके होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। गुड बाय एंड टेक केयर।